हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, मींस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में गति करते हैं, और यह थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस होता है। इट मींस डेल्टा जी जीरो की जो वैल्यू है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इस प्रोसेस को करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कहते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैसा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा मूवमेंट कैसा होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और फर्स्ट टाइप होता है सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन। जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, दे कैन क्रॉस लिपिड बाइलेयर। ये गैसेस जो हैं इजीली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकती है, इस तरह से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है। तो यह सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, सबसे धीमी गति से होता है। और ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है वो हम कहते हैं 1 to 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड और 1 to 10 to the power 2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड होती है। डिफ्यूजन रेट जो होती है गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और स्मॉल साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन दोनों की तुलना में धीमी गति से मूवमेंट शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, और जो मूवमेंट होता है वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू होता है, मींस नो ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये है इस तरह से लिपिड बाइलेयर, जो कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल पास आउट होता है, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो हमेशा कैसे होता है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वो यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगे, और मूवमेंट कैसा चलेगा? हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव होता है। और यह भी सिंपल डिफ्यूजन की जैसे ही स्लो गति का मूवमेंट होता है। नाउ हम बात करते हैं अब फैसिलिटेट डिफ्यूजन की। फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या है? तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, साथ ही साथ आयंस। कौन से आयंस? तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयंस कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू लिपिड कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू फैसिलिटेट डिफ्यूजन। वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं। जो इनका मूवमेंट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टर्स। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टर्स चाहिए। कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स? लाइक कैरियर प्रोटीन्स एंड आयन चैनल्स चाहिए होते हैं। ट्रांसपोर्टर के लिए क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन एंड आयन प्रोटीन। इट इज द फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन। यह कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन की तुलना में तेजी से होता है, फास्ट गति से होता है। इसीलिए इसमें ट्रांसपोर्ट की जो रेट है वो 10 to the power 5 to 10 to the power 7 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड होती है। फिर हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स अगर कैरियर प्रोटीन्स हैं तो ये कैरियर प्रोटीन्स सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर हम ये कहेंगे कि जैसे कि एक ग्लूट ट्रांसपोर्ट है, ग्लू ट्रांसपोर्ट जो होता है ओनली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। फिर हम बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। जैसे ग्लूकोज की डी दो फॉर्म होती है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो अगर ग्लू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज की डी ग्लूकोज फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करवाता है तो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक।
फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर। जब उनमें चेंजेस होता है कैरियर प्रोटीन में तो E1 और E2 दो स्टेजेस चेंज होती है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ही कैरियर प्रोटीन पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा होती है तो ग्लूकोज इस कैरियर प्रोटीन के अंदर आकर बाइंड हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पर बाइंड होता है तो ये कौन सी स्टेज है? ग्लूकोज की F1 स्टेज, कैरियर प्रोटीन की F1 स्टेज है। और ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? चेंजेस आता है कैरियर प्रोटीन में। कैरियर प्रोटीन 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। जब वो रोटेट करता है तो क्या होती है? इस पोजीशन से कहां पर टर्न हो जाता है? इस डायरेक्शन में। इधर आते ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में चेंज होता है तो कैरियर प्रोटीन की एफिनिटी ग्लूकोज से कम हो जाती है और ग्लूकोज जो होता है कहाँ रिलीज होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाता है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है तो अगेन कैरियर प्रोटीन में कंफर्मेशन चेंज आता है और वो अपनी पुरानी पोजीशन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन्स की सहायता से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैनल्स की, आयन चैनल्स के बारे में। तो जो आयन चैनल्स होते हैं दे आर आयन स्पेसिफिक। वो कैसे होते हैं? आयन स्पेसिफिक होते हैं। आयन चैनल से ओनली आयंस का ही मूवमेंट हो सकता है। तो हम कहते हैं आयन चैनल्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि आयन चैनल्स बने होते हैं मल्टीपल यूनिट से। किससे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। आयन चैनल्स टू टाइप्स के होते हैं, गेटेड आयन चैनल्स एंड नॉन गेटेड आयन चैनल्स। गेटेड आयन चैनल्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गेट होता है, जैसे कि हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एक आयन चैनल प्रेजेंट है। इस तरह का एक चैनल होता है, दिस इज लिपिड बायलेयर। और इस लिपिड बायलेयर के बीच में ये क्या प्रेजेंट है? एक चैनल प्रेजेंट है, दिस इज स्पेसिफिक। इसके ऊपर ये गेट लगा रहता है। और ये गेट कब खुलता है? जब इस आयन के ऊपर या तो कोई लिगैंड आकर बाइंड होता है या इस चैनल के ऊपर चेंजेस होते हैं। किस में चेंज होते हैं? वोल्टेज में चेंज होते हैं। तो ये गेट ओपन अप हो जाता है और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एनी आयन, तो हम बात करते हैं ये आयन सोडियम के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए सोडियम आयन यहाँ से अंदर की ओर एंटर करता है जब गेट खुलता है, दिस इज गेट। इस तरह के चैनल्स जिसके अंदर गेट प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? गेटेड चैनल्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन गेटेड चैनल्स की। ऐसे चैनल्स जो हमेशा ओपन अप होते हैं, जिनके ऊपर कोई गेट नहीं लगा रहता है। तो ऐसे चैनल्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं ओपन पोटेशियम चैनल। कौन से चैनल्स? ओपन पोटेशियम चैनल। इस तरह के चैनल कहाँ प्रेजेंट है? तो हम कहते हैं न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन पे। करते क्या हैं ये? तो ये एक्शन रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं। दे मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल। ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि जो गेटेड चैनल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट लिगैंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल एंड मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। हम बात करेंगे पहले वोल्टेज गेटेड चैनल्स की और हम बात करेंगे लिगैंड गेटेड चैनल्स की। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हम बात कर रहे थे गेटेड चैनल्स की। गेटेड चैनल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने कहा लिगैंड गेटेड चैनल। कौन सा? लिगैंड गेटेड आयन चैनल, लिगैंड गेटेड चैनल्स। दूसरा हमने कहा वोल्टेज गेटेड चैनल्स और थर्ड सेकंड कौन सा होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो हम बात करते हैं कि इस तरह के चैनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के चैनल्स न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ न्यूरॉन्स की, जिसकी ये स्ट्रक्चर है सेल बॉडी की और यहाँ हम कहते हैं ये है एक्सॉन। तो सेल बॉडी के ऊपर क्या लगा रहता है? एक्सॉन लगा रहता है। फिर हम बात करते हैं उसके टर्मिनस के ऊपर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है और सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के ऊपर लिगैंड गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स? प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के ऊपर लिगैंड गेटेड चैनल प्रेजेंट है। जैसे ही हमने कहा एसिटाइल कोलिन
एक लिगेंड है, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये इसके ऊपर बाइंड होता है तो इसके अंदर इसके ऊपर प्रेजेंट सोडियम चैनल ओपन अप हो जाते हैं, इसके कारण सोडियम आयन अंदर की ओर एंटर करते हैं। तो ऐसे चैनल्स क्या कहलाते हैं? लिगेंड गेटेड चैनल्स, जो लिगेंड की बाइंडिंग से ओपन अप होते हैं। सोडियम चैनल क्या करता है? तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल को चेंज कर देता है। हम ये कहते हैं -60 रेस्टिंग पोटेंशियल है। जब सोडियम आयन अंदर आता है तो -60 MV कन्वर्ट इनटू द -40 MV। जैसे ही 40 MV में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वोल्टेज में चेंज हुआ, जिसके कारण न्यूरॉन के एक्सॉन पर प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं और सोडियम आयन अंदर की ओर मूव करने लगते हैं। तो जो -60 पोटेंशियल में चेंज हुआ वो कन्वर्ट हो जाता है +60 MV में, इट इज एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द किसके कारण कन्वर्ट हो रहा है? तो पहला हमने बोला लिगेंड गेटेड चैनल्स के कारण, और दूसरा किसके कारण होता है? तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स के कारण। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, उन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के टर्मिनस पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से होते हैं? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जैसे ही कैल्शियम आयन ओपन अप होंगे तो कैल्शियम आयन अंदर की ओर जाता है और उसके कारण से वेसिकल्स में प्रेजेंट एसिटाइलकोलिन बाहर की ओर रिलीज होता है। तो फिर हम कहते हैं कि पोस्ट न्यूरॉन के ऊपर लिगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर लिगेंड बाइंड हुआ और सोडियम चैनल्स ओपन अप हुए और सोडियम आयन अंदर की ओर जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं गेटेड चैनल्स दो जगह प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? लिगेंड गेटेड एक्सॉन डेंड्राइट्स के टर्मिनस पर प्रेजेंट होते हैं और वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्सॉन पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर क्या प्रेजेंट होता है? तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स की। तो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स प्रेजेंट ऑन द टच रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टच रिसेप्टर्स पर। तो ये एक मैकेनिकल गेटेड चैनल है और मैकेनिकल गेटेड चैनल में गेट प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही कोई प्रेशर गिरा, जैसे मैकेनिकल प्रेशर गिरता है टच रिसेप्टर्स पर, तो टच रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इस तरह से प्रेशर गिरेगा तो प्रेशर गिरते ही चैनल्स जो होते हैं ओपन अप हो जाते हैं और जब ये ओपन अप होते हैं तो आयंस अंदर की ओर मूव करते हैं और इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टच मी नॉट प्लांट में। किसके अंदर पाए जाते हैं? टच मी नॉट प्लांट में। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? मैकेनिकल रिसेप्टर। इसी तरह से टच रिसेप्टर्स के अंदर भी मैकेनिकल इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट कैसा होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की विपरीत दिशा में। और ये मूवमेंट कैसे होता है? तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, मींस डेल्टा G0 की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? तो पॉजिटिव होती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें क्या चाहिए? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो और साथ ही साथ में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्म में हो सकती है। अब हम कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? फर्स्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हम कहेंगे कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके अंदर पंप की सहायता से होता है। आयन पंप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हैं आयन पंप? तो P टाइप ऑफ पंप, F टाइप ऑफ पंप, V टाइप ऑफ पंप और ABC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप की। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसके लिए हम कहते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, आउटर सरफेस पर। कहाँ ज्यादा है, सोडियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा है, और पोटेशियम आयन कहाँ ज्यादा है, अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं। तो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज्यादा रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि 3 सोडियम आयन इसके अंदर बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। 3 सोडियम आयन कहाँ जा रहे हैं, बाहर, और 2 पोटेशियम आयन कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। किसके द्वारा आते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए हम कहते हैं ये बना होता है अल्फा और बीटा सब यूनिट्स के द्वारा। अल्फा के अंदर 3 सोडियम बाइंडिंग साइट होती है अल्फा सब यूनिट में, और 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट पाई जाती है। दिस इज अल्फा सब यूनिट, दिस इज अल्फा सब यूनिट, और इसके ऊपर 2 बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट रहती है। तो इसे हम कहते हैं इट इज रेगुलेटरी सब यूनिट। ये कैसी होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट होती है। रेगुलेटरी सब यूनिट का मतलब कि रेगुलेशन करती है किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का। और जो अल्फा सब यूनिट्स होती है वो ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है। इसके ऊपर 3 एक्स्ट्रा डोमेन लगे रहते हैं। कितने एक्स्ट्रा डोमेन होते हैं, 3। फर्स्ट कौन सा है, तो हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन। इस पे पाया जाता है एटीपी बाइंडिंग डोमेन। दूसरा हम कहते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है एक्टिवेटर डोमेन। क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिवेटर डोमेन पाया जाता है। फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है थर्ड, फॉस्फोराइलेटेड डोमेन। कौन सा डोमेन, फॉस्फोराइलेटेड डोमेन। फॉस्फोराइलेटेड डोमेन होता है। और जब हम बात करते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर एटीपी आकर बाइंड होता है, कौन से, इसकी थर्ड डोमेन पर, व्हेन एटीपी बाइंड टू दिस डोमेन, तो हम कहते हैं इस तरह से एटीपी आकर बाइंड हुआ तो सोडियम आयन अपनी बाइंडिंग साइट में बाइंड हो जाते हैं। कितने सोडियम आयन बाइंड होंगे, 3 सोडियम आयन अल्फा सब यूनिट के साथ में बाइंड हो जाते हैं। और जब 3 सोडियम आयन इसके साथ बाइंड होते हैं तो क्या होता है, एटीपी का एक्टिवेशन होता है। एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, यानी कि ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट रिलीज होता है, और दिस फॉस्फेट बाइंड टू द फॉस्फोराइलेशन डोमेन। और जब फॉस्फोराइलेशन डोमेन के साथ ये एटीपी बाइंड फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है तो कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं। किसके अंदर कंफर्मेशन चेंज आते हैं, अल्फा सब यूनिट में कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं। कंफर्मेशन चेंजेस के कारण जो सोडियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर रिलीज हो जाते हैं। कितने सोडियम आयन, 3। जब 3 सोडियम आयन उसके साथ बाइंड रिलीज होते हैं तो पोटेशियम आयन की एफिनिटी बढ़ जाती है। तो पोटेशियम आयन आकर अल्फा चेन से जुड़ जाते हैं। जब अल्फा चेन से 2 पोटेशियम आयन जुड़ते हैं तो फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जाता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, आउट हो जाएगा। जब ये आउट होता है तो सोडियम पंप में वापस कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं, और इस कंफर्मेशन चेंज के कारण 3 ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और जैसे ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं तो क्या होता है कि 2 पोटेशियम कहाँ रिलीज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। मीन 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी एटीपी के रूप में यूज आती है। 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या याद रखेंगे, बाहर की तरफ सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है फिर भी सोडियम आयन को बाहर भेजा जाता है। दिस इज मूवमेंट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके द्वारा होता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 2 अल्फा सब यूनिट होती है, 2 बीटा। बीटा रेगुलेटरी फंक्शन करती है और अल्फा जो होती है ट्रांसपोर्ट करवाती है। अल्फा के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स होती है, और उनमें ड्यू टू द फॉस्फेट बाइंडिंग इसके अंदर कंफर्मेशन चेंजेस होते हैं, एफिनिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसके कारण मूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम
को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यह प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या करता है, एक ग्रेडियंट बनाता है। और ग्रेडियंट किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में। और जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम आयंस के ट्रांसपोर्ट में यूज लेते हैं। तो इस तरह के को ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है सिम्पोर्ट और सेकंड होता है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट के अंदर हम क्या कहते हैं कि जैसे हमने सोडियम पोटेशियम पंप से आउटर साइड में सोडियम कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर जो सिम्पोर्ट होता है सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराया जाता है। सोडियम आयन अंदर की ओर आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर की ओर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, तो सोडियम अपने साथ किसी और मॉलिक्यूल को लेकर आ जाए, ग्लूकोज को, तो इसे कहते हैं सिम्पोर्ट। फिर कभी कभी हम बात करते हैं कि जो एंटीपोर्ट होते हैं, वो अगर एक डायरेक्शन के अंदर HCO3 माइनस जा रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में वो क्या लेकर जाता है, बाहर की तरफ क्लोराइड आयन। तो इस तरह से होता है एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। इन दोनों के एक एग्जाम्पल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते तो सिम्पोर्ट में हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें किस तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। सारा का सारा जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद एक भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ नहीं रहना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल में। इसीलिए उसका क्या कराया जाता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे कराया जाता है, तो ये समझिए कि माना ये हमारी एपिथेलियल, ये हम कह देते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की जो बाउंड्री होती है किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल सेल की, और ये जो है इधर होती है ब्लड वेसल्स, इस तरह से। तो जो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। फिर हम कहते हैं कि जिस साइड में एपिथेलियल सेल के ब्लड वेसल्स होती है उसे कहते हैं बेसोलेटरल साइड, और जिस तरफ एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन होती है उसे कहते हैं एपिकल डोमेन। फिर हम बात करते हैं कि जो एपिकल डोमेन है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। क्या लगा है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। क्लियर। और हम कहते हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, कहा, बेसोलेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट रहता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ प्रेजेंट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बेसोलेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, जिधर ब्लड वेसल्स होती है उधर प्रेजेंट होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, 3 सोडियम आयन को बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर। 2 पोटेशियम आयन कहाँ आ गए, अंदर, और 3 पोटेशियम आयन कहाँ चले गए, तो सॉरी 3 सोडियम आयन कहाँ चले गए, बाहर। तो यहाँ पर सोडियम का ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, मतलब यहाँ सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और जब हमने खाना खाया तो इस ल्यूमन के अंदर क्या आ जाता है, सोडियम आयन बढ़ जाता है, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड खाते हैं। और जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ पर ल्यूमन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी हाई है और सोडियम की कंसंट्रेशन भी हाई है। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है कि इसको क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, तो क्यों बन रहा है, ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप। एपिथेलियल सेल के अंदर सोडियम का ग्रेडियंट बनता है, इसी कारण हम कहते हैं कि जो आयंस है अंदर की तरफ मूव करता है। कौन, सोडियम आयन अंदर आते हैं, कितने, 2 सोडियम आयन। जब सोडियम आयन अंदर आते हैं तो वो अपने साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी लेकर आ जाते हैं। तो ग्लूकोज कहाँ आ जाता है, एपिथेलियल सेल में। किसके साथ आ रहा है, सोडियम के साथ में। तो इसे कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण हुआ। फिर हम कहते हैं कि इस जगह पर लगा रहता है ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन, ग्लू ट्रांसपोर्टर, जिससे सारे के सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एपिथेलियल सेल से ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह से होता है सिम्पोर्ट, जिसके अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है एंटीपोर्ट। देखिए एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में कौन जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया कि एक आयन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है और दूसरे का किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में।
तो इसे क्या कहते हैं, एंटीपोड। एंटीपोड को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है किसका, स्टमक की ल्यूमन का। स्टमक के अंदर हम कहेंगे वापस कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो एपिथेलियल सेल है उसके लिए हम कहते हैं कि इनकी वॉल के ऊपर लगा होता है एनायन एंटीपोड प्रोटीन। तो एनायन एंटीपोड प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, क्लोराइड आयंस को अंदर ले जाता है और बाइकार्बोनेट आयन को बाहर लाता है। अब देखिए रिएक्शन कैसी होती है, एनवायरनमेंट में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन सेल के अंदर ये एंटर करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो OH आयन के साथ में रिएक्ट करके बना लेती है HNO SCO3 माइनस। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक फास्टेस्ट एंजाइम होता है और जैसे ही SCO3 माइनस बनता है तो ये SCO3 माइनस बनकर बाहर की ओर निकल जाता है। कहाँ निकलता है, बेसोलेटरल साइड के ऊपर बाहर निकलेगा ये। जैसे ही बेसोलेटरल साइड पर ये बाहर निकलता है तो क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं जो ल्यूमन होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोराइड चैनल्स। तो ये क्लोराइड चैनल के थ्रू क्लोराइड कहाँ पहुंचता है, ल्यूमन में। फिर अब देखिए OH माइनस आयन किसमें, अब ये वाटर जो होता है OH माइनस आयन तो इधर चले जाते हैं और H प्लस आयन एंटर करता है किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर। इससे क्या बन गया, HCl। तो HCl हम कहते हैं स्टमक की ल्यूमन के अंदर सिक्रीट किया जाता है। ये सिक्रीशन क्यों होता है, सोडियम हम कहेंगे हाइड्रोजन ATPase की सहायता से। तो हाइड्रोजन ATPase क्या है, इट इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। कैसे काम कर रहा है, इधर तो मैंने बताया एंटीपोर्टर है और इधर क्या लगा हुआ है, इधर भी एंटीपोर्टर। हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन मूवमेंट करते हैं। तो याद यहाँ पे ये रखना है कि क्लोराइड आयन जब अंदर जाएंगे बेसोलेटरल साइड पर तो इसके अंदर बाहर की ओर क्या निकलेगा, तो हम कहते हैं बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस बाहर निकलता है। दिस इज एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट खत्म होता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।